So hello all, welcome to my YouTube channel Current Affairs Warriors. I am Shashank and today we will analyze a Hindu newspaper of 22nd January 2024. तो पढ़ना शुरू करते हैं। आज की जो न्यूज़ है ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, इतना हैवी न्यूज़पेपर नहीं है आज। बस चल हमें हिंदू तो एनालाइज करना होता है और पढ़ना होता है ऐसे। तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फर्स्ट कंसेक्रेशन हो गया है आज। तो आज आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो दिस न्यूज़ इज हार्टफेल्ट। ठीक है, तो कॉन्सेक्रेशन हो गया है राम मंदिर का। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि 51 इंच की जो रामलला की आइडल है वो रखी गई है। और ये एक मंगल ध्वनि करके था, तो मुझे लगा कि क्या पता कल्चर में पूछ ले। इंडियन कल्चर में तो इन इंडियन कल्चर मंगल ध्वनि इज कंपोज टू ब्रिंग जॉय एंड टू मार्क ऑस्पिशियसनेस ऑफ एन ओकेजन एंड प्रोड्यूस बिफोर द डीटी। तो ये इम्पोर्टेंट लगा था मेरे को इसमें। ठीक है, वैसे तो पूरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बट यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि 51 इंचेस की है। तो ये आरबीआई और जिनका स्टैटिक जीके में आता है वो आप ये याद रखना। 51 इंच की रामलला के आइडल है और मंगल ध्वनि स्टार्टिंग में बजाई गई थी। फिर अनुष्ठानम वगैरह जो लिखा हुआ है वो तो लिखा ही हुआ है, बट इंडियन कल्चर के हिसाब से मैंने ये डाल दिया था कि मंगल ध्वनि क्या होती है। ठीक है, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। एम के सर ने क्या कहा, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। डोनेस्क रीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये आप अपने मैप में खोल लेना, ये यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में है। ये मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, ये आपकी ज्योग्राफी में लोकेशन में आ जाएगा। और डोनेस्क रीजन तो वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आ ही रहा है बार बार ही न्यूज़ में, तो आ सकता है, ये याद रखना। अब ये इंडिया ने ना यूएई में तालिबान का जो एनवॉय है, एक हकानी है उनका नाम, बदरुद्दीन हक्कानी, उनको रिपब्लिक डे का इनविटेशन दिया है। तो ये तो बोल रहे हैं कि काफी ज्यादा इसका अपोजिशन हो रहा था कि आप नॉर्मलाइजेशन ट्राई कर रहे हो टेररिस्ट के साथ, बट मुझे ये ठीक इनिशिएटिव लगा। और इसको जो साउथ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक हम डिप्लोमेसी मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री को कहते हैं, वो भी इसका मतलब ऑफिशियली नहीं बट जो ऑफिशियल थोड़े इसके रिसोर्सेज है वो कह रहे हैं कि ये नॉर्मल रूटीन है, क्योंकि हमें करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर चाइना, रशिया और सारी कंट्रीज उनके साथ नॉर्मलाइजेशन रिलेशन अपना कर रही हैं तो इंडिया को पीछे नहीं रहना चाहिए। इंडिया ने वैसे ही बहुत लेट करा था, तो दिस इज अ नाइस इनिशिएटिव। तो ये इस इनिशिएटिव में आप बोल सकते हो कि कुछ गलत नहीं कर रही है इंडिया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला स्टैटिक जीके के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कार्बी आंगोलांग जो डिस्ट्रिक्ट है असम में, वहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है फॉर लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ पीपल वॉकिंग ऑन स्टिल्ट्स विद 721 मेंबर्स। ठीक है, ये आप जीके में याद रखना, ये आ सकता है सारी जीके में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे आप इसमें इतना याद रखो कि एंटी इमिग्रेशन का जो फार राइट की एफएफ पार्टी है, वो एएफडी पार्टी है, वो जर्मनी के यहाँ पे तो अभी वैसे भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बट इम्पोर्टेंट नहीं है न्यूज़, तो इग्नोर करना। मैं कैंसिल करता जाऊंगा जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। आई गेस आपने ईडी सर्च कर ली होगी, जैसे मैंने आपको बोला था। ईडी किसके अंदर आती है? ईडी आती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है। इसके अंदर एक्ट्स कौन से जिस पे काम करती है? ये वैसे आपका काम था PMLA। ठीक है, ये राइटिंग को करना है, माउस से करता हूँ तो ये गलत हो जाता है। एक इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। और थर्ड एक्ट आप अब लिख के बताएंगे, आप इसकी वेबसाइट पे जाइए और लिख के बताइए। और ये बहुत सिंपल सा एक्ट है, 10 बार आपने सुना भी होगा। ये आरबीआई से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि आपको एक हिंट भी दे देता हूँ कि ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से कुछ रिलेटेड है। सो आप खुद ये एक्ट सर्च करेंगे, ये कौन से ईयर में पास हुआ था, आप ये भी सर्च करके अपना लिखेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे ये चीज़ें। ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है न्यूज़। ठीक है, तो ये वाला पेज तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं था, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये वाली न्यूज़ पढ़ना चाहो
तो पढ़ लेना। ये बस ये है कि प्रोक्योरमेंट जो है, ये पीडीएस में नरेंद्र मोदी जी की फोटो नहीं लगाई थी, तो वहां पे फंड्स रोक दिए गए हैं। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ है, बट आप ये पढ़ सकते हो। ये सेंट्रल स्टेट इश्यूज में आ सकता है, फेडरलिज्म के इश्यूज में आप डाल सकते हो। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है जीके का क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। एक मधिका लैंग्वेज है और इसमें ना दो चीजें कनेक्ट होती हैं। ये आप अपने सोशल इश्यूज में भी डाल सकते हो कि सोशल स्टिग्मा की वजह से भी लैंग्वेज जा सकती है। वो कैसे जा सकती है? तो मधिका लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज इन केरला। उसके सिर्फ दो फ्लुएंट स्पीकर हैं, ये दोनों। ठीक है, ये लैंग्वेज खत्म हो जाएगी क्योंकि इनकी भी ओल्ड एज हो गई है और कोई इनकी लैंग्वेज यंगस्टर्स बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पे मलयालम सिखाई जाती है जो नॉर्मल जॉब्स के लिए यूज होती है। तो नॉर्मल सी बात है कि इकोनॉमिक रीजन की वजह से तो होती है, बट सोशल इश्यूज की वजह से कैसे हो सकती है? सोशल स्टिग्मा की वजह से, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वो एक चाकलिया कम्युनिटी की थ्रू बोली जाती थी, जो कि एससीज हैं। और लोग अगर वो लैंग्वेज बोलेंगे तो लोग उनको सोशल ऑस्ट्रासाइज कहते हैं, उनका ऑस्ट्रासाइजेशन होता है। तो यंगस्टर्स ने बोलनी ही बंद कर दी, वो इस लैंग्वेज से एसोसिएट ही नहीं होना चाहते। तो ये डर है कि मधिका लैंग्वेज खत्म हो जाएगी इन दोनों के बाद। तो दिस इज एन इशू, और आप इसको कनेक्ट कर सकते हो सोशल इशू से कि कैसे सोशल ऑस्ट्रालाइजेशन से आपकी एक लैंग्वेज भी पूरी खत्म हो सकती है। तो दिस वाज अ नाइस न्यूज़। तो ये आप कर सकते हो यार। ये छत्तीसगढ़ में डेडलाइन दी है 3 साल की कि हम माओवादी जो हैं वो रिजॉल्व करेंगे। अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, जब होगा तब देखेंगे। बट आप ये उसमें डाल सकते हो सेंटर के रिजॉल्व सिक्योरिटी में, कि सेंटर की पॉलिसी अभी ये चल रही है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है न्यूज़, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये नहीं है। जो मैंने मार्क कर रखे ना सिर्फ वो इम्पोर्टेंट है। ये सेक्शन सीआरपीसी 144 आप पढ़िए, इंटरनेट पे बस सर्च करना है सेक्शन 144 सीआरपीसी। इसका थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। इसका कहता है कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो जो स्टेट जिस लेवल पे करेगी उस स्टेट के डिपेंड करता है कि वो कौन सी पोस्ट को देना चाहेगी। ठीक है, अगर उसको लगता है कि कोई न्यूसेंस होने वाला है, ये वैसे आप खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है, हिंट मिल जाते हैं कि किसी आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने टाइम तक आपको ये चीज़ पढ़ना है, कि कौन लगा सकता है, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, ये रिसेंट कैसे होता है, और ये बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के कितने महीने तक चालू रह सकता है। मतलब एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स के लिए सिर्फ अगर यूज करें तो कितने टाइम तक चल सकता है। ये आपको उस वाली उसमें सारे सेक्शन में 8 7 8 सेक्शन है, वो आप खुद आप पढ़िए, आप खुद उसको सर्च करो और पता चल जाएगा आपको। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है उसमें। सॉरी, वो बीच में मुझे एक चीज़ चेक करनी थी, क्योंकि मैंने वो इस स्लाइड के मतलब इस न्यूज़ के लिए ही बनाई थी, इस पेपर के लिए बनाई थी, वो मुझे चेक करना था, तो इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा था स्लाइड। तो अभी केरला डिजिटल यूनिवर्सिटी ने एक चिप बनाई है। इसका चिप का नाम याद रख लेना बस, केरेली एआई चिप इसका नाम है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है एआई। और जितना भी उससे कुछ रिलेटेड है कि क्या क्या कर सकते हैं क्या करनी, जितने भी एआई की चीज़ें हैं ना, आप सारी चीज़ें डाल देना। ज़्यादातर जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर ऑल द अबव होता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि केरेली एआई चिप जो है वो, इसका आंसर मतलब जो चिप बनाई गई है एआई चिप, उसका नाम केरेली एआई चिप है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं न्यूज़, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये पूरा पेज चला गया। ठीक है, ऐसे ऐसे पढ़नी होती है, आपको स्किप करना होता है। ऊपर से देख के ही आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं उन वाले लोगों के लिए भी बना रहा हूँ कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है, इनके पास फालतू का टाइम नहीं है पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ने का। रीडिंग स्किल्स तो आपकी होगी, अच्छी होगी होगी, बट
आपको और चीजें भी देखनी है, राइट? सो अपना काम काम की चीजें देखो और सारी चीजें उड़ा दो। ये हमारे प्रेसिडेंट ने राम टेम्पल के ऊपर और उसके ऊपर स्पीच दी थी। तो ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी। ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। अ, अ, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये बेकार है, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। ठीक है। इस वाले पेज में सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि ये कोथंदर स्वामी टेम्पल अरिचलमुलई पॉइंट कहाँ पे है। बस ये चीज इतनी याद रख लेना। और इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये पूछ लेता है कभी कभी टेम्पल्स भी ना, कि 4-5 टेम्पल देंगे कौन से करेक्ट मैच है, कौन से करेक्ट मैच नहीं है। तो आपको ये पढ़ते हैं, वैसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, बट अगर आप पढ़ते हुए चलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, ये नहीं पढ़ना। ठीक है। एक नासा और इंडिया की एक नॉम दोनों का एक जॉइंट मिशन है, उसका नाम है निसार। ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है मिशन डेजिग्नेटेड टू ऑब्जर्व नेचुरल प्रोसेसेस एंड चेंजेस इन अर्थ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। ठीक है। अर्ली 2024 में हम लॉन्च कर देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, निसार मिशन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़। आपको ये पता होना चाहिए कि जापान की, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है, ISRO, जापान की क्या है? जापान की इस जाक्सा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो हमने ओपन न्यूज़ पढ़ी लिया, तो ये डबल डबल रीड भी नहीं करनी होती फालतू की चीज़ें। ठीक है। ये भी आप अभी साइमल्टेनियस पोल वाला भी आप हटा दो, जब आएगा तब पढ़ लेंगे, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि हम जो मलेरिया के जैसे होते हैं, जैसे मलेरिया का आपको पता है कि जो अंडे देते हैं वो फीमेल मॉस्किटो, वो स्टैग्नेंट वाटर में या फ्रेश वाटर में कहीं पे भी दे देती है, पानी में, साफ वाटर में। तो वहां पे गम्बूसिया फिश को यूज करा जाता है। ये वाली जो फिश है ना, इसको गम्बूसिया फिश बोलते हैं, इसको मॉस्किटो फिश भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये फिश क्या करती है, ये फिश उन अंडों को खा लेती है, तो हमारा इफेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कि उस जब अंडे ही खा लेगी, तो जैसे म्यूनिसिपैलिटी काफी सारी यूज करते हैं, इनको बोलते हैं गम्बूसिया एफिन्स। ये स्पीशीज का नाम है गम्बूसिया हुलब्रोकिया। आप इतने गम्बूसिया फिश याद रखना। ये तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट यूज करती भी है, बट अब इसको यूज करके क्या हो रहा है, इसको यूज करके ये इन्वेजिव हो गई है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वहाँ के जो नॉर्मल, जो नेचुरल वाली फिशेस हैं, और इन्वेजिव स्पीशीज का काम क्या होता है, जो नेचुरल इकोसिस्टम की चीज़ होती है उसको खाना, उसकी रिसोर्सेज यूज करना यूज कर देती है। तो अब इस वाली न्यूज़ में ये बताया कि वैसे तो ये फिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मॉस्किटो प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। फर्स्ट टाइम इंडिया में 1928 में यूज हुई थी। ठीक है। ब्रिटिश टाइम में यूज हुई थी, अब तो गवर्नमेंट करती है इसका यूज। बट इसको इफेक्टिवली इसको कंट्रोल कैसे करें कि इसका इन्वेजिव जो नेचर हो गया है, उस पर भी हमें अब फोकस करना है। तो ये वाली जो पूरी न्यूज़ है वो मैंने आपको कितना 2 या 3 मिनट में बता दी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। गम्बूसिया फिश आप हमेशा मलेरिया वाली चीज़ में डाल सकते हो। ये तो पता होना चाहिए आपको, ये गम्बूसिया फिश का यूज़ तो होता ही होता है। आ, यार ये वाले ना, मुझे इतना एक्ट का जो इतना बड़ा लिखा हुआ है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये PRS की साइट होती है, वहां से जाके इस एक्ट के बारे में पढ़ सकते हो। बहुत समरी में लिखना हो, इतना बड़ा लिखना नहीं होता। ज़्यादा पढ़ना तो पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला जो न्यूज़ था, इसके लिए मैंने IMEC जो है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर जो था, ये G20 में जो बनाया गया था, G20 जो इंडिया में अभी हुआ था, उसमें इसका डिस्कस हुआ था। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ठीक है। मैं इसके आपको डायग्राम दिखा दूंगा। ये अभी बस इतना बता रखा है कि अभी इसराइल में और गाजा में इतना ज़्यादा हो रहा है, प्लस अब जो यमन में हुथीज वगैरह है वो भी इतना अटैक कर रहे हैं। इसराइल का वॉर, फिर सऊदी अरेबिया का रीजन अलग है, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी वजह से अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है इसको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है। तो अभी मैं इसका दिखाऊंगा, तब तक आप इतना याद रखना कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये किसका स्पेसक्राफ्ट है? जाक्सा का है, जापान का। इतना याद रखना, और इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना। देखो आपको कि पूरा ये कटवा दिया मैंने।
कोई पढ़ना ही नहीं है एडिटोरियल में इतना ज़्यादा। आपको इंग्लिश अगर अच्छे करनी है तो ये आप ये पढ़ लेना, टाइम वेस्ट करना है तो पढ़ लेना, बट अगर आरसी वगैरह अच्छी नहीं है और ये कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने बस बनाया था, मतलब जो इंटरनेट से मैंने लिया है। ये आप देख सकते हो, ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है। इसमें किन किन कंट्रीज का था कंट्रीब्यूशन? तो ये इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूईयू, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने अभी तक करा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें इसराइल का क्यों नहीं है सिग्नेटरी इसमें। तो इन वाली कंट्रीज के बीच में था। ये ऐसे है, मुंबई से जबल अल अली यूएई, फिर यहाँ से रेल रोड्स, रेल और पोर्ट रोड्स दोनों का है ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये ग्रीस तक जा रहा है पूरा। तो आप ये याद रखना, इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईयू, इटली, फ्रांस, जर्मनी। इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईयू, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इनके बीच में ये अभी तक जो साइन हुआ था, ये G20 में हुआ था पिछले साल, ठीक है। तो ये ऐसे है, ये इसका मैप। ये अब इतना अभी तक याद रखना, और इससे कुछ रिलेटेड न्यूज़ आएगी तो वो हम बनाएंगे, ठीक है। अभी आप इतना याद रखना। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं, नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना है, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्रॉस 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 मारो। ये आप ये चीज़ पढ़ सकते हो, इंडिया इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप, बहुत अच्छा था ये आर्टिकल का, सारी चीज़ इसमें कवर है। कब से रिलेशन शुरू हुए, मैं इसकी समरी बता देता हूँ। तो इंडिया और बांग्लादेश का जो है रिलेशनशिप, वो आपको पता होगा कि 1971 वॉर से था हमारे साथ, अच्छा था, ठीक है। क्योंकि हमने इनका काफ़ी मटेरियल और मिलिट्रली हेल्प करा था पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम जब आते हैं, अब रिलेशनशिप्स काफ़ी इनके अच्छे थे। उसके बाद 1971 के बाद 1996 तक, क्योंकि वहाँ पे 1970s में मिलिट्री रूल आ गया था, तो रिलेशन चले गए। बट जब से शेख हसीना आई हैं, तब से रिलेशंस आर ऑल टाइम है। अब ये फोर्थ टाइम भी जीत चुकी हैं, ठीक है। मैं इसकी समरी बता रहा हूँ इस वाले पूरे जो आर्टिकल है उसकी। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक कॉपरेशन कैसा है, इंडिया का ये साउथ एशिया में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनरशिप है, ठीक है। यहाँ पे स्टैट्स दे रखे हैं, आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुश बता रखा है कि बिम्स्टेक के मेंबर हैं, कैसे कैसे क्या क्या रेलवे लिंक्स जो बन रहे हैं उसके बारे में बता रखा है। उसके बाद बता रखा है कि पोटेंशियल टेंशंस क्या क्या है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जैसे तीस्ता एंड रोहिंग्या आर मेन प्रॉब्लम। फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह के बारे में बता रखा है। ये आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। व्हाट अबाउट द ग्लोबल टाइज वगैरह, ये बहुत अच्छा अच्छा आर्टिकल है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देन आता है कि HUL के साथ जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो प्रॉब्लम इनकी हो क्या रही है। आप इसको जान लोगे कि इकोनॉमिक न्यूज़ भी अब आने लगी है यूपीएससी में, और आरबीआई वालों के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। तो मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि HUL ने एक नया डिस्ट्रीब्यूशन का जो मार्जिन्स का पैटर्न होता है वो निकाला है, एक वेरिएबल। देखिए, रिटेलर्स के पास दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, मार्जिन के। एक होता है वेरिएबल वेरिएबल मार्जिन, दूसरा होता है फिक्स्ड मार्जिन। फिक्स्ड मार्जिन इसकी इतना मार्जिन तो आप ले सकते हो कस्टमर से, कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो मार्जिन तो आप कमाई के लिए लोगे ना अपना, ठीक है। तो वो होता है, एक दूसरा होता है वेरिएबल। तो हल, जो HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने फिक्स्ड वाला जो है वेरिएबल, वो कर दिया है कम, एंड जो वेरिएबल वाला है वो कर दिया है ज्यादा। अब जो वेरिएबल वाला है, दैट इज वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अब किसकी खराब है, किसी गंदी है, तो जो रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है कि भाई उनका तो इंटरेस्ट कम होगा। तो ये वाला इशू है इनके बीच में, ठीक है। अभी तक इनका कोई सोल्यूशन नहीं आया है। जो महाराष्ट्र स्टेट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटिव फेडरेशन है और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव फेडरेशन है, उन्होंने जो HUL के प्रोडक्ट्स हैं वो धीरे धीरे मार्केट से हटाना शुरू कर दिए। जैसे अभी इन्होंने स्टार्टिंग में ताजमहल की जो टी ब्रांड है वो हटाना शुरू करा है। फिर अब वो कह रहे हैं कि किसान करेंगे, फिर जो रिन पाउडर आता है उसको हटाएंगे धीरे धीरे करके। तो ये वाला पूरा इशू है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। बट मैंने समरी में बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, कि अगर लोग ये पूछे तो आपको पता हो, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब अपना अपनी आप
जो एटलस है वो खोल लीजिए। यूके कहाँ पे है वो देख लीजिए। पॉलिश के साइड पोलैंड देख लिए कहाँ पे है। इजिप्ट देख लिए कहाँ पे है। ये हिजबुल्ला वगैरह है। देखो, ग्लोबल में इम्पोर्टेंट आता है, ये आपको खुद पढ़ना है। कोई स्पून फीड नहीं करवाएगा, मैं हर बार यही बोलता हूँ, स्पून फीडिंग कोई नहीं करेगा। पर इसमें यही है कि भाई आप इसके बस यहीं से पढ़ लिया करो कि क्या क्या है, क्या चल रहा है, हम इसका चीफ तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से क्यों मिल रहा है, तुर्की क्यों बीच में आ रहा है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर सऊदी अरेबिया इसराइल का वैसे रिलेशन ठीक था। वैसे तो सारे इकोनॉमिक चीज़ें चलती रहती हैं बीच में, बट पॉलिटिकली बोलना पड़ता है कुछ चीज़ें, तो ये डिप्लोमेसी में चलता रहता है। फिर डेथ टोल ऑफ गाजा में दे रखा है कितने हो गए हैं। इनको आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो और इनके मैप्स में आप देख लीजिए कि कौन से कहाँ पे ये प्रिंस अब किंग फेडरिक हो गए हैं, क्योंकि इनकी मदर ने अब्डिकेट कर दिया है थ्रोन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। डोनेस्क रीजन मैंने आपको बोला था कि कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैप में लोकेट करिए। इमरान खान ये भाड़ में जाए, इसका मत पढ़ा करो। ठीक है, और ये क्रैश वाला भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ये वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। वैसे तो मैं इग्नोर कर देता ये न्यूज़, बट ये आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये वाली भी एक अच्छी न्यूज़ है, ये आप मी टू मूवमेंट के ऊपर पढ़ सकते हैं कि एक जो वुमेन ने खुद अपनी जस्टिस कैसे ली, और कैसे उसको एक गवर्नमेंट सारी जब गवर्नमेंट में सारे रास्ते बंद हो गए थे, बट उसने खुद अपना एक इन्वेस्टिगेशन करा और जो कल्प्रिट था उसको जेल तक पहुंचाया। मतलब जेल तक क्या पहुंचाया, सेटलमेंट हो गया जो होना था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाली न्यूज़ इम्पोर्टेंट है कि अब ये इस बारी भी क्वेश्चन आया था यूपीएससी के मींस में ऐसा, जो कि दिया था मैंने। तो इसमें एयर पोल्यूशन है जियो पॉलिटिक्स कैसे रिलेटेड है। तो आपको पता होगा कि जैसे जो एनसीआर रीजन, आपको ये पता है कि एयर शेड है। एयर शेड क्या होता है, एयर शेड एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे एयर पोल्यूशन कलेक्ट हो जाते हैं और वहां से वेदर कंडीशंस के थ्रू और वहां से एयर निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो एक जगह पे स्टक हो जाते हैं। तो ऐसा अब इसमें दिखाया है कि जैसे लाहौर में है, कि लाहौर की ये फोटो दे रखी है कि लाहौर में पूरी ये फायर क्रैकर्स की या फायर जैसी स्मेल आती रहती है, क्योंकि वो भी एक एयर शेड है। और आप यहाँ पे देखोगे अंडर सर्टेन कंडीशन, विंड कंडीशन, 30% ऑफ पोल्यूशन इन इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली कैन कम फ्रॉम पाकिस्तान पंजाब, जो कि लाहौर जिसकी कैपिटल है। ठीक है, तो देर आर 6 मेजर एयरशिप्स इन साउथ एशिया, होम टू मेनी वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज। ठीक है, तो इसमें दिखा रखा है कि आपको करना पड़ेगा ग्लोबल लेवल पे। मतलब आप एक रीजनल लेवल पे भी इसमें सोल्यूशन दे रहे हैं कि रीजनल लेवल पे आप फोरम्स बना सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल आपको पता है कि कंट्रीज जैसे कौन सी कंट्रीज है यहाँ पे, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश मेन है जो पोल्यूशन के, जहाँ पे एयर शेड्स हैं जो 6 दे रखे हैं यहाँ पे। तो ये ग्लोबल लेवल पे तो बात कर नहीं पाते, क्योंकि इलेक्शंस अभी दोनों कंट्री में है। अभी पाकिस्तान में होने वाले हैं, प्लस इंडिया में भी इलेक्शन है मार्च में, जब भी आएंगे अभी। तो वो बोल रहे हैं कि आप एक सजेशन दे रहे हैं कि रीजनल एंड इंटरनेशनल फोरम्स बनाए जाएं, ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर कैंडिडेट पॉल्यूशन की बात तो करें हम शुरू ये चीज़ करने के लिए। तो एयर शेड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में, एयर पोल्यूशन के ज़माने में। बिकॉज इसको कोई एयर पोल्यूशन को कोई वीज़ा नहीं चाहिए दूसरी कंट्री में आने के लिए। तो एयर पोल्यूशन का टेररिज्म आप मान सकते। ठीक है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला तो न्यूज़ देखे हम हमेशा, ये वाला पेज तो हम इग्नोर कर देते हैं, बट ये वाली न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चली इससे। आरबीआई वालों के लिए तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत सारी चीज़ इसमें पता चलेंगी आपको कि आरबीआई के ये फ्लोटिंग रेट, जैसे जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन्स के होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। ये वाला जो है सितंबर 2019 का एक सर्कुलर आया था फ्रॉम अक्टूबर दिस ईयर, कि ऑल जो फ्लोटिंग रेट्स होंगे, जैसे लोन्स के दो रेट होते हैं, आज मुझे भी पता चला, वैसे पता था पर इतना डीपली नहीं पता था। तो दो तरीके के होते हैं, एक फ्री फ्लोटिंग रेट होता है, एक फिक्स फ्लोटिंग रेट होता है। तो फिक्स वाला आएगा, इसमें इतनी डेफिनेशन नहीं दे रही, तो मेरे ख्याल से वो फिक्स रहेगा पूरे टर्म तक। और फ्लोटिंग रेट हर आपका एक एक्सटर्नल बेंचमार्क से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स मूवमेंट होता है। तो 2019 से पहले क्या होता था कि बैंक्स अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं कंट्री में, तो वो एकदम से लोन बढ़ा देते थे। मतलब इंटरेस्ट लोन बढ़ा देते थे। एंड अगर रेट्स कम होते थे मार्केट में, तो वो बहुत धीरे 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 कम कर देते उसको।
तो ज़्यादा नुकसान किसको होता था? नुकसान होता था जिसने लोन ले रखा है, नॉर्मल जनता को। तो 2019 के बाद एक सर्कुलर आ गया था कि ऑल न्यू फ्लोटिंग रेट शुड बी लिंक्ड आइदर विद आरबीआई रेपो रेट और एक ट्रेजरी बिल्स जो गवर्नमेंट की जो बिल्स होती है उसकी यील्ड्स ऑफ 3 मंथ्स और 6 मंथ की मैच्योरिटी से आप लिंक करोगे। तो इसमें यही पूरा बता रखा है। और जो सर्कुलर ने ये भी स्टेट करा था कि मस्ट बी डन एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर्स की रेट रीसेट एक एटलीस्ट एक बारी तो होगा 3 महीने में। तो एक आपको ये पता चल जाएगा कि एक तो एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं कि कितने 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में चेंज होता है और किस-किस से एक्सटर्नल बेंचमार्क से इसका रिलेटेड है फ्लोटिंग रेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई के लिए न्यूज़, यूपीएससी के लिए इतना नहीं है। फिर इसमें एमसीएलआर की फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट, अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो पता ही होना चाहिए। ईबीएलआर की फुल फॉर्म क्या है वो दे रखी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इट वाज अ नाइस आर्टिकल टू स्टडी, ये आप पढ़ सकते हो। ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ में मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लगा नहीं। सो आज की तो न्यूज़ वैसे मैंने लेट ही बहुत ज़्यादा अपलोड करूँगा आज तो, क्योंकि न्यूज़पेपर तो सब सुबह सुबह पढ़ चुके होते हैं। बट स्टिल अगर अच्छा लगा न्यूज़ तो कमेंट, शेयर एंड लाइक एंड ऑल द बेस्ट। भगवान आपको गवर्नमेंट जॉब दे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स वॉरियर्स। थैंक यू ऑल, बाय।